मैं सूबेदार मेजर रिटायर खुशहाल सिंह परिहार फ्रॉम चमोली देवाल और प्रेजेंट मैं प्रेम नगर देहरादून में रहता हूं और गौरव सेनानी एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ पर जैसे कि आपको नजदीक से दिखला, सर कैमरा इस तरह से लाइए। हमारे अध्यक्ष महोदय, जहां मैं बोलता हूँ वहां ले जाओ ना, अध्यक्ष महोदय महावीर राणा जी और उपाध्यक्ष महोदय मनवर रोथाण साहब हमारे, और इसी प्रकार से मैं प्रवक्ता और खुद जो कैमरा संभाले हुए हैं विक्रम भंडारी साहब, और हमारे सचिव गिरीश जोशी अभी इधर कुछ काम से गए हैं। तो सभी पदाधिकारियों की तरफ से हम लोग देहरादून से आ रखे हैं और आप सभी राठ क्षेत्र के सभी भूतपूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की। मैं आपके अध्यक्ष, राठ पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी बड़े बुजुर्ग, माता बहनें, वीर नारियां और जो भी पूर्व सैनिक यहाँ पर आ रखे हैं, उनके अलावा सामान्य जन और इस क्षेत्र के समस्त जनता का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एक सैन्य बहुल क्षेत्र होने के नाते इस क्षेत्र के लिए रिटायरमेंट के बाद भी कुछ सुख सुविधाओं की जरूरत होती है जो पे पेंशन के अलावा है। उसके लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, कई सालों से पेंडिंग थी कि चिपली घाट में सीआईडी हो। थैलीसैंण बहुत दूर हो जाता, 54 किलोमीटर दिखा रखा था जब मैंने बोर्ड पढ़ा, तो आने जाने में ही पूरा दिन लग जाता है। और आदमी सेंटर बेस से दूरी न नापी जाए, जिस गांव से चल के वो आया है वो दूरी नापा जाए तो पूरा दिन लग जाएगा। और ये ट्रेलर है एक आपके संघर्ष का कि आपको सफलता मिली। इसी प्रकार अभी अगर आप एकजुट रहे तो आपको अपने सभी अधिकार मिलेंगे, ये बोलना चाह रहे थे हम। इसके बाद आप लोगों का एक दो पॉइंट थे, एक था सीआईडी का जो मान लिया गया और आपके सामने उद्घाटन हो गया, उसमें ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। दूसरा था आपका ईसीएच का पॉइंट, जिस पर ऑब्जेक्शन जो थे मैं वो बता देता हूं सवेरिया की तरफ से। नंबर 1, कार्डधारियों की संख्या उतनी नहीं है जितने ईसीएच सुविधा के काउंटर के लिए चाहिए। उसका नंबर 1 कारण यह है कि बहुत सारे लोग जागृत नहीं है, मेडिकल अलाउंस लेते पुराने लोग, और ईसीएच सुविधाएं देहरादून या पौड़ी दूर होने की वजह से उनने उसका इस्तेमाल नहीं किया और ईसीएच कार्ड ही नहीं बनाया। पुराना लोग 96 से अगर पहले के तो उनको सब्सक्रिप्शन नहीं पड़ता, केवल मेडिकल अलाउंस कटेगा। यदि वो 96 के बाद का है तो उसको सब्सक्रिप्शन भी पड़ेगा, यानी डोनेशन जो होती है उसके 33,000 63,000 जो उसके रैंक अकॉर्डिंग है। और उसके पे पेंशन संबंधी हैं, आप बड़े आराम से देखिए। आपके पैठानी का ये जो इंद्रेश्वर महादेव का भी मैंने आज खुद फिल्माया है, वहां पर तो देखने को मिल जाता है अभी आप लोगों को। तो बात करते हैं पे पेंशन की। पे पेंशन में एक है ओआरपी की विसंगतियां, दूसरी विसंगति होती पे कमीशन की। अगर ओआरपी की बात की जाए तो ओआरपी का कॉन्सेप्ट है जो कम उम्र में रिटायर होते हैं, कम सर्विस में रिटायर होते हैं, जमाना आगे निकल जाता है और 60 साल वाला की वैल्यू उसके सामने बहुत छोटी पड़ जाती है, जबकि स्टार्ट कर्मचारी वो उसी के लेवल का था, लेकिन वो 60 साल नौकरी करता तो चपरासी भी सूबेदार से ऊपर निकल जाता है। यही मतलब हुआ। इसलिए हमें ओआरपी के जरिए वो भरपाई की जाए जो कम उम्र में रिटायर होते हैं। सरकार ने उस परिभाषा को बदल डाला, आपका इस्तेमाल किया, आप ही के कंधे पर बंदूक रखी, 97% आपकी नफरी है और 3% लोग उसको लेकर के चले गए, उनकी जेब में पूरा पैसा चला गया। और आज जो एक लेफ्टिनेंट आता है वो यदि बीआरएस नहीं जाता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नहीं लेता, तो कर्नल से नीचे रिटायर नहीं हो सकता। उनका स्ट्रक्चर ऐसा है, नहीं भी बनेगा, किसी यूनिट कमांड नहीं करेगा तो 26वें साल में कर्नल टीएस बन जाएगा। टीएस और रेगुलर कर्नल दोनों की पेंशन बराबर है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं, 1,95,800 उनका 24वां इंडेक्स, 14वां इंडेक्स है, 14 इंडेक्स है कर्नल के। अच्छा है, जैसे रैंक ऊपर जाता है तो आदमी को लास्ट पेपर पहुंचने का मौका नहीं मिलता, इसलिए इंडेक्स घट जाते हैं। हमारे नहीं घटा रहे, सूबेदार मेजर की भी 24 है, वो भी गलती है। वेतनमान ऊंचा होना चाहिए और इंडेक्स क्या होने चाहिए, कम, ताकि वो अंतिम वेतन तक पहुंचे। जो समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको आप एक्सप्लेन कर देना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसमें अगर 15,500 मिलिट्री सर्विस पे जोड़ दो और उसका आधा कर दो तो करेक्ट लगभग उतना ही आता जितना उनका 1,05,175 अभी बेसिक पेंशन है, यानी लगभग 50%। जो नियम है, नया नियम की बेसिक का 50% क्या हो गया, 30 का 60% कितना होता है, 18,000। यदि उसकी बेसिक पेंशन 20,000 है तब भी 12,000 होनी चाहिए थी, लेकिन प्रोटेक्शन अगर स्लैब बढ़ा देता, 18 कर देगा तो उसको भी 6,000 का क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं पेंशन प्रोटेक्शन स्लैब। इसी प्रकार से आपका डिसेबिलिटी स्लैब होता है, वो परसेंटेज बेसिस कर दिया। अब बताइए, एक टांग सैनिक की माइंड से उड़ गई और कर्नल की भी उड़ गई, दोनों की तो टांग गई ना। अब एक कर्नल साहब का बेसिक पे है 2,11,000, कितना, 2,11,000 का 50% डिसेबिलिटी कितना हुआ,
आधा पैसा 1,05,000। और वहीं सिपाही की कितनी है पेन पे लास्ट 43,000, जहां वो जाता ही नहीं, 35,000 से ऊपर नहीं जाता। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैलकुलेशन समझा देता। 35 का आधा कितना हुआ? तो 17 दूनी 34। तो कहां का कहां डिफरेंस हो गया? 10 गुना डिफरेंस हो गया, क्योंकि उनने परसेंट बेसिस किसके लिए निकाला? अपने लिए, क्योंकि उनकी बेसिक ज्यादा है। हमने मांगा था स्लैब कि सिपाही टू हवलदार यदि डिसिप्लिनर होते तो एक निश्चित अमाउंट इतना होना चाहिए, जीसो का इतना होना चाहिए, कर्नल का इतना होना चाहिए, ताकि वो घाटे में नहीं जाता। और पहले स्लैब ही था, इनने बदला, जिसका हम विरोध करते हैं। दूसरा है आपके ओआरपी की नीति का मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज निकालते हैं आप। माना सूबेदार साहब अपनी यूनिट में 26 साल में सूबेदार बने और वो साहब बने 18 में, तो दोनों का एवरेज निकाल के एक बेस ईयर निकाला जाता है 2018, और उसका आधा आपकी पेंशन हो गई, जो कि गलत है। आप डायरेक्टर लाइन पंडित जी को क्यों नहीं लेते, जो डायरेक्टर आता है और लास्ट तक जाता है? आप तीनों फोर्सेज में, कहीं एयरफोर्स में हो सकता है, और प्लेयर नेशनल प्लेयर क्यों नहीं लेते जो 25 साल में बन जाता है? ये सभी रैंकों के लिए क्लियर हो गया। तीसरा एक होती है एमएससीपी, 8, 16, 24 रखा हुआ उनने। 24 में तीसरी मतलब नायब सूबेदार का इंक्रीजमेंट देंगे आप। और अपने लिए रखा है 2, 6 और 13। क्यों? 14 साल में आपके एसएस कमीशन कहां चले जाते हैं? आउट हो जाते हैं। लेकिन एसएस को आपने पूरा फायदा दिलाने के लिए 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रमोशन देके घर भेज रहे हैं आप। लेकिन जो पूरी नौकरी कर रहा है 17 साल, वो 2 ही एसीपी ग्रेड क्यों ले रहा है? विसंगति है या नहीं? पूरी, हाँ, हो ही नहीं रहा। पूरी सर्विस करने के बाद उसको तीनों फाइनेंशियल ग्रेड क्यों नहीं मिले? गलती है या नहीं है? मानते हैं आप इस बात को? मिलना चाहिए था उसे भी, आपको कैसे मिल रहा? तीसरा है मिलिट्री सर्विस पे। आपने बोला इसका नंबर 1 आधार यह है कि एसएस कमीशन और जीसीओ जवान जल्दी रिटायर होते हैं, ताकि जिस सिविल कर्मचारी के बराबर पर है उससे कुछ ज्यादा पेमेंट मिले और एंजॉय कर सके, इसलिए मिलिट्री सर्विस पे है। आप ही की परिभाषा है। तो फिर 60 साल वाला क्यों एंजॉय कर रहा है तिगुना ब्रिगेडियर साहब? तो एसएस और केवल जीसीओ जवान को होना चाहिए था। चलो सबके लिए है तो बराबर क्यों नहीं है? दूसरा आप कहते हैं कि ये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस है, और मुझे बताया रिस्क सबसे ज्यादा किसका है? तो फ्रंट में स्कॉट लगा हुआ सिपाही, सेवंत में उसका ग्रेड है 2400, यानी नायक साहब की जगह पर नायक साहब के बराबर लेता हो वेतन। तो सैनिक उसके बराबर भी नहीं हुआ। जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने उसके 2 उत्तर दिए। नंबर 1, तुमको मिलिट्री सर्विस पे मिलती है, उसको नहीं मिलती है, नंबर 1। नंबर 2 बोला वो डोनेशन करता है, सब्सक्रिप्शन करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, तब उसको पेंशन मिलती है। आपको फ्री में पेंशन दे रहे हैं, तो क्या अफसर को नहीं दे रहे? तो मुझे बताइए ब्रिगेडियर साहब समकक्ष A क्लास अधिकारी आईपीएस या आईएएस से मिलिट्री सर्विस पे 15,500 क्या नीचे है, ताकि उसको मिला के बराबर पास हमारे लिए कर रहे ना आप वो परिभाषा? तो वो क्यों नहीं है हमारा? तो आप जोड़ के बोल रहे हैं ना। तो अपने मामले में क्यों नहीं कर रहे हैं? 1,000 में 2 भाव है या नहीं है? आप बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? माना मेरे ग्रेड का सिविल कर्मचारी की 4,000 तनख्वाह है, और मैं बोल रहा हूं मेरी 3,000 क्यों है बेसिक? तो बोला 10,000 तेरे को क्या दे रहे हम? एमएसपी दे रहे हैं, इसलिए दोनों क्या आ गए? बराबर पर। तो ये कर्नल साहब या लेफ्टिनेंट साहब के मामले में क्यों नहीं है? A क्लास जीटीएस जूनियर टाइम स्केल एक लेफ्टिनेंट साहब से 15,500 रुपया ज्यादा क्यों नहीं है? आपने हमारे लिए तो बोल रहे ना आप, और उनकी हमारे से तिगुनी क्यों है? तो ये कुछ विसंगतियां थी, जिससे बड़ी विसंगतियां बनी। पे कमीशन का एवरेज विसंगति मैंने आपको बता दी। वो मैक्सिमम मिनिमम लेते हैं, और उनको पता है ये 15 साल से पहले हवलदार बनते नहीं है, अब 20 से पहले नायब सूबेदार बनते नहीं है। तो 24 इंक्रीजमेंट तक हम कब पहुंचेंगे? जबकि आपका अपना अंतिम इंक्रीजमेंट, और एमएससीपी का इतना बढ़िया फॉर्मूला है उनका, 20 साल में एक लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर साहब के कंप्लीट 24 इंक्रीजमेंट से 6,600 रुपया ऊपर निकल जाता है। 1,43,000 बेचेगा उनका। 24 साल में हवलदार अपनी खुद की तनख्वाह से 12,000 नीचे क्यों है? 44,900 है 24वें साल में हवलदार जी का एमएससीपी थर्ड लगाने के बाद, जबकि खुद हवलदार जी का लास्ट बेसिक है 57,500। और हमने इसका विरोध किया था कि 5th पे कमीशन में लास्ट ड्रॉन नहीं, लास्ट पे विद रैंक वेटेज था। रैंक वेटेज समझते हो कि एक सैनिक को रिटायर होने पर 33 साल का बेनिफिट दिया जाए। कितना? वो 17 में हो, वो 24 में हो, वो 30 में हो। इसलिए सिपाही को मिलते थे 12 का गुणांक। कितने का? हवलदार जी को मिलता था 10 का, नहीं नायक को 10, हवलदार जी को 8, और जेसीओ को मिलता था 6 साल, यानी गुणा गया 6, ताकि उसके इंक्रीजमेंट जो बचे हुए हैं वो लग जाए और उसको बेनिफिट हो जाए। और गुणा किस पे होता था? 15वें इंक्रीजमेंट पे, क्योंकि तब 15 इंक्रीजमेंट थे, पुराने साहब लोगों को पता है।
अभी 24वें इंक्रीमेंट गुणा गया 5 का ग्रेड क्यों नहीं दे रहे हैं आप हमें, या 10 का या 12 का जो है, ये गलत है। आप लास्ट ड्रोन का 50% इसलिए बोल रहे हैं कि आपने कहा था कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में 57 से 60 साल पूरा करने का पूरा मौका देंगे, और आप भी अपने लास्ट पे तक जाओगे और उसका आधा आपकी क्या हो जाएगी, पेंशन। गलती हमारी नहीं है, किसने बोला कि मैं नहीं जाना चाहता, आपने नहीं भेजा ना, नहीं भेजा, नहीं पॉलिसी लागू हुई तो बिना पॉलिसी लागू किए पुरानी पेंशन पॉलिसी क्यों तोड़ दिया आपने, रैंक वेटेज क्यों नहीं दे रहे आप। अभी समझ गए रैंक वेटेज क्या है, जैसा ग्रेजुएटी +5 लगता है आते समय, ऐसा ही गुणांक उसका लगता था। अभी ठीक हूं मैं, इतना समझ गए। तो इन चीजों की वजह से हमने विरोध कर रखा है, क्लियर हो गया, जिससे कि आपको बेहतर